हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हिंदी की फोर्थ क्लास में आपका। ठीक है, और आज का जो हमारा आज की क्लास का विषय रहेगा वो रहेगा शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द को। ठीक है, शब्द किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो ये, और इसके कितने आधारों पे कितने भेद हो सकते हैं, थोड़ा सा एक बार समझिएगा, क्योंकि जो आपने एनसीईआरटी में परिभाषा पढ़ी है उसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता रहेगी। शब्द क्या है? हमें पता है कि वर्णों का मेल, बहुत सारी किताबों में मिलता है, वर्णों का मेल शब्द है। मगर यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी होगी, कि केवल वर्णों का मेल नहीं, वो सार्थक भी हो। वो कैसा हो? सार्थक हो, अर्थात जो वर्णों से मेल बना है उसका कोई ना कोई अर्थ हो। जब तक अर्थ रहेगा तब तक ही वो शब्द रहेगा, अगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, तो राम का एक अर्थ है, किसी का नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सेब, इसका कोई अर्थ है तो ये शब्द है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राल, अब इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द भी नहीं माना जाएगा, तो सार्थक हो। दूसरा बिंदु जो है, जो महत्वपूर्ण है शब्द, वो क्या है कि सार्थक के साथ साथ वो स्वतंत्र भी हो। स्वतंत्र भी हो। अब आप कहोगे सर ये स्वतंत्र वाली बात तो हमने कभी देखी ही नहीं, कहीं पे देखी ही नहीं, वो स्वतंत्र वाली क्या बात है, किसे स्वतंत्र क्यों कहा गया? तो सुनिएगा भाई, हमारे पास एक तो टॉपिक है शब्द, एक तो टॉपिक क्या है? शब्द, और एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास पद। इन दोनों में अंतर ही इस चीज का है। बस देखिएगा, अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं राम, मैं यहां पे लिखता हूं श्याम, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं सीता, मैं यहां पे लिखता हूं गीता, तो इनमें से कोई सा भी पद नहीं है। इनमें से कोई सा भी पद नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं राम, मैं यहां पे लिखता हूं श्याम, मैं यहां पे लिखता हूं सीता, मैं यहां पे लिखता हूं गीता, तो बात की जाए तो ये सारे के सारे क्या है? शब्द है जी। सारे के सारे क्या है? शब्द है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के तरीके से मैं बताऊं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं राम श्याम के साथ वन गया, वन गया। अब यहां पे राम शब्द नहीं है, अभी राम शब्द नहीं है, ये पद है। ये क्या है? पद। अर्थात यहां पे जब राम ये शब्द है तो ये राम शब्द क्यों नहीं है, ये शब्द क्यों नहीं है, ये पद क्यों बना? ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर। ठीक है, देखिएगा, अब समझिएगा कि बात कहना क्या चाहता हूं मैं। देखिए, जब तक कोई भी शब्द, जैसे हमने यहां पे लिखा राम, हमने यहां पे लिखा श्याम, हमने यहां पे लिखा गीता, जब तक कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से पड़ा है, अर्थात वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, तब तक ही हम उसको शब्द बोल सकते हैं। तब तक ही हम उसको क्या बोल सकते हैं? शब्द बोल सकते हैं। यदि कोई भी शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाए, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाए, तो वो शब्द शब्द न रह करके पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। इसलिए ये राम यहाँ पे पद है, ये श्याम यहाँ पे पद है, और ये वन भी यहाँ पे क्या है? पद है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर दिए गए हैं शब्द। और जब तक ये स्वतंत्र रूप से पड़े रहेंगे तब तक ये क्या रहेंगे? शब्द। इसलिए हमने शब्द की परिभाषा में एक तो सार्थक शब्द आपको समझाने की कोशिश की, और एक स्वतंत्र स्वतंत्र शब्द आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि परिभाषा के अनुसार तो आप शब्द पहचान लोगे, मगर यदि पूछा जाए पद तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए स्वतंत्र शब्द भी जो है वहां पे हमने जोड़ दिया। स्वतंत्र शब्द भी हमने क्या कर दिया? वहां पे जोड़ दिया, कि जब तक वो स्वतंत्र है तब तक ही शब्द है। अगर वही शब्द किसी वाक्य में डाल दिया जाए तो वो शब्द ही पद कहलाता है। ये शब्द और पद में भेद है। पहले तो शब्द और पद का भेद आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिएगा, उसके बाद क्लास। चलिए अब बात करते हैं, ये ही शब्द जो है स्रोत के आधार पे कितने भेदों में बटा है। स्रोत के आधार पे, अगर स्रोत के आधार पे बात की जाए, स्रोत के आधार पे बात की जाए कि ये शब्द के कितने भेद होते हैं, तो एक तो शब्द होता है जी तत्सम, तत्सम। दूसरा होता है जी तद्भव, तद्भव। ठीक है, एक होता है देशज, देशज, और दूसरा होता है विदेशज, विदेशज। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं एक बार। तत्सम जो कि बना है तत् प्लस सम से, तत् प्लस सम से। तत् अर्थात उसी के प्रकार, सम मतलब समान, अर्थात यों का यों। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है? यदि कोई संस्कृत का शब्द, अर्थात यदि कोई शब्द जो कि संस्कृत का हो, वो यों का यों हिंदी में हम प्रयोग कर दें तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा।
डायरेक्टली आप बोल सकते हो संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है हिंदी भाषा के अंदर। हिंदी भाषा के अंदर जैसे मान लो मैं यहां पे कहता हूं अग्नि, मैंने यहां पे लिख दिया अग्नि। अब अग्नि शब्द तो संस्कृत का है क्योंकि हम तो आग शब्द यूज करते हैं उसकी जगह पे, है ना। मैंने यहां पे शब्द यूज कर दिया किसी वाक्य में पितृ, मैंने कोई शब्द लिख दिया पितृ। अब पितृ को तो हम पिता बोलते हैं, तो पितृ तो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया रात्रि, तो रात्रि तो हम संस्कृत में बोलते हैं, हम तो हिंदी में उसको रात बोलते हैं, हाँ या ना। तो ये जो शब्द होंगे, अगर ये संस्कृत के शब्द यों के यों हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अक्ष, जैसे पक्ष। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी शब्द को देख के पता कैसे चलता है कि वो संस्कृत का है या नहीं, अर्थात वो तत्सम है या नहीं, उसके लिए भी ट्रिक देंगे आपको, मगर पहले बेसिकली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात थी तत्सम की। अब ये तद्भव क्या है भाई? अगर तत्सम का पता चल गया तो ये तद्भव शब्द क्या है? तद्भव क्या है? तत् प्लस भव शब्द से मिलकर बना है तद्भव, अर्थात उसी के भाव वाला, उसी के अर्थ वाला। अब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई शब्द जो संस्कृत शब्द का ही अर्थ रखता हो मगर शब्द वैसा ना हो, शब्द चेंज कर दिया गया हो, तो परिभाषा बनी यदि कोई संस्कृत का शब्द थोड़ा बहुत बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो जाए मगर अर्थ वही रहे जो उसका संस्कृत में था, अर्थ यूं का यूं रहेगा, शब्द थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो तद्भव कहलाएगा। अब मैं आपको कहूं कि हमने अग्नि की जगह पे आग यूज किया तो यह तद्भव शब्द हुआ जी, क्योंकि अग्नि से बना है आग। तो अब पितृ की जगह हमने पिता यूज किया तो तद्भव शब्द हुआ जी, क्योंकि पितृ से पिता बना लिया, थोड़ा चेंज करके, अर्थ दोनों का वही है। अब रात्रि से रात बना लिया तो ठीक है जी, ये भी तद्भव हुआ। तो मेरे ख्याल से तत्सम और तद्भव आपको समझ में आए होंगे। कहा किसे जाता है, कॉन्सेप्ट शॉर्टकट अभी बाकी है कि पहचान कैसे हो, क्योंकि लगभग पेपरों में क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए इस शब्द में से कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जी देशज और विदेशज, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देशज किसे कहा जाता है, विदेशज किसे कहा जाता है? ठीक है, अब आज आपका ना बहुत बड़ा एक टॉपिक क्लियर होने वाला है शॉर्टकट के थ्रू। अब देखिएगा देशज क्या है, विदेशज क्या है। विदेशज का आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विदेश प्लस ज मतलब जन्म लेना, विदेश मतलब विदेश, तो शब्द बन गया विदेशज। ऐसा कोई शब्द जिसका जन्म ही विदेशों में हुआ है, अर्थात विदेशों में हुआ है तो दूसरी भाषाओं, उस देश की भाषा में हुआ होगा, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो दूसरी भाषाओं से आया है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आया है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आया है, वो शब्द कहलाएगा विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं दफ्तर, दफ्तर। अब दफ्तर शब्द तो उर्दू फारसी का है जी, क्योंकि इसके लिए हम हिंदी में तो कार्यालय शब्द यूज करते हैं, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अखबार, अखबार। अब अखबार तो जो तत्सम सॉरी अखबार तो जो विदेशज शब्द है, क्यों? क्योंकि अखबार की जगह पे जो हम शब्द यूज करते हैं वो क्या है? समाचार पत्र करते हैं क्या? समाचार पत्र, है ना। तो ये जो शब्द है वो सारे के सारे विदेशज रहेंगे जो दूसरी भाषाओं से आए होंगे। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर लिख दूं तो बिल्कुल जी, डॉक्टर तो इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है, वो तो विदेशज हो जाएगा क्योंकि हम तो उसके लिए चिकित्सक या वैद्य शब्द यूज करते हैं। अब बात आई जी देशज, क्या बचा फिर भाई? इन सब से हटके जो भी शब्द है, अर्थात जिस शब्द को हम ये माने कि हमारी ही भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, या फिर मैं कहूं ग्रुप डी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था विदेशज देशज से कि ऐसा कोई शब्द जिसका कोई भी पता ना चले कि कौन सी भाषा से आया है, वो शब्द कौन सा शब्द कहलाएगा? भाई ना तो वो संस्कृत से आया, ठीक है, ना वो हिंदी का शब्द, ना वो विदेशी भाषाओं का शब्द, तो साफ सी बात है यहाँ पे देशी भाषाओं से अपने आप उत्पन्न हमने कर लिया होगा, तो वो क्या होगा? देशज शब्द कहलाएगा। देशज शब्द जो हमारी देशी भाषाओं से पैदा हुआ है, दैट्स कॉल्ड देशज शब्द। क्लियर, ये था कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं जी तत्सम शब्दों की पहचान कैसे हो। मेन टॉपिक तो आज का ये था आपका, ये तो बस थोड़ा सा समझाना जरूरी था। आज आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, देख लीजिएगा। तत्सम शब्दों की पहचान मैं लगभग आपके 90% तत्सम शब्द सेकंडों में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मेहनत भी देगी काम। अगर किसी भी शब्द में, पहला शॉर्टकट कहता है यदि किसी भी शब्द में
विसर्ग का प्रयोग हो गया हो, विसर्ग का, है ना, वो सारे के सारे क्या रहेंगे जी, तत्सम रहेंगे, सारे के सारे क्या रहेंगे, तत्सम शब्द रहेंगे वो शब्द, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया प्रातः, तो ये तत्सम कहलाएगा क्योंकि संस्कृत में ही प्रयोग होता है विसर्गों का। तो अब आप कहोगे सर ये तो पता ही था, ऐसे तो हमने देखा ही है, कोई बात नहीं, अगला शॉर्टकट देख लो। और कैसे पता चलेगा भाई, हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में यहां पे लिख दूं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं जी, अक्ष, त्र, य, स्र, 90% संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया पक्ष, मैंने यहां पे लिख दिया रक्षा, मैंने यहां पे लिख दिया भिक्षा, मैंने यहां पे लिख दिया दीक्षा, मैंने यहां पे लिख दिया कक्षा, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया क्षमा, मैंने यहां पे लिख दिया शांत, ठीक है। तो जितने भी क्ष 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 दैट्स कॉल्ड तत्सम शब्द हैं। अभी त्र भी है, मैंने यहां पे लिख दिया त्राही, मैंने यहां पे लिख दिया पित्र, मैंने यहां पे लिख दिया पित्री, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया मित्र। ये देखो भाई मित्र शब्द आ गया, वो एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ था ना, मखर रोक दे मित्र, ठीक है, वो मित्र शब्द आ गया, मित्र तत्सम है जी। अब ज्ञ से ले लेते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया अज्ञ, मैंने यहां पे लिख दिया विज्ञ, मैंने यहां पे लिख दिया अभिज्ञ, ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। ज्ञ जोड़ते जाओ भाई, जहां पे भी ज्ञ आएगा साफ सी बात है संस्कृत का शब्द होगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। श्र, मैंने यहां पे लिख दिया श्रीमान, मैंने यहां पे लिख दिया श्रीमती, मैंने यहां पे केवल श्री लिख दिया, श्री, श्री शब्द भी संस्कृत का है। और श्री किसके लिए प्रयोग होता है भाई, आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं बता ही देता हूं, लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री शब्द, ठीक है। तो ये जितने भी होंगे सारे के सारे क्या कहलाएंगे भाई, ये सारे के सारे कहलाएंगे तत्सम। मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं और कैसे पता चलता है जी, और भी कोई तरीका है क्या इनको ये देखने के लिए कि तत्सम शब्द है या नहीं, और कोई तरीका है, बिल्कुल है जी। पहली बात हमने बताई विसर्ग कहीं पे आ गया तो जी तत्सम शब्द होगा। दूसरी हमने बताई क्षत्र स्र, ये जहां पे भी आया बिल्कुल तत्सम शब्द होगा, ठीक है। और तीसरी बात जो बता रहा हूं उसको लिख लेना जल्दी से, देखिए अगर किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो भाई 75 क्या 90% वो शब्द संस्कृत के होते हैं। देखो भाई साफ सी बात है, टॉपिक को तो रिवाइज करना पड़ेगा, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा, मगर क्या ऐसा भी है क्या कि थोड़ा सा पढ़ के बाकी सब हमारा काम चल जाए, बिल्कुल चल जाएगा जी। 90% शब्द जो होते हैं जिसके अंत में छोटी की मात्रा होती है वो तत्सम होते हैं। अब देख लेते हैं जी, पहले लिख देते हैं अंत में छोटी ई की मात्रा, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था उन शब्दों को क्या कहा जाता है जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा है, इकारांत शब्द। देख लेना पिछली क्लास, इकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, वो शब्द क्या होते हैं जी, तत्सम होते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया जी मति, मैंने यहां पे लिख दिया जी क्षति, मैंने यहां पे लिख दिया जी रति, मैंने यहां पे लिख दिया जी गति, मैंने यहां पे लिख दिया जी हति, मैंने यहां पे लिख दिया धृति, धृति, ठीक है। जहां पर छोटी ई की मात्रा आती रहेगी, रति, ये लो भाई रति, ठीक है, हति, क्षति, मति, गति, उन्नति, ये शब्द क्या रहेंगे भाई, ये सारे के सारे तत्सम रहेंगे। ध्यान दो, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट दिमाग में आया है तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, जितने भी आपने आज तक पेपर दिए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं उनको उठाओ, वो तत्सम शब्द जो पूछे गए हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स से लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि लगभग जो क्वेश्चन है यहां से ही निकल के आए हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो होती भी नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना होता है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट से शब्द उनको पढ़ लो, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट का और बिना इंपॉर्टेंट का आपको पता चलता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट से आपका कम चल जाए, ठीक है। ये देखिएगा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए जी नेक्स्ट, अगर कहीं पे आपको ये श दिखाई दे और कहीं पे आपको ये स दिखाई दे और कहीं पे आपको ये श दिखाई दे, वैसे आपको पता है कि ये तीनों ही स होते हैं, जिसको आप बोलते हो तीन प्रकार की श, 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 ठीक है।
तो ध्यान देना जहां पे ये श होगी वो शब्द तत्सम नहीं होता, तत्सम में इसका प्रयोग होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, या तो इसका प्रयोग होगा या इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया ना आपके पास, अगर किसी भी शब्द में ये मिलता है या ये मिलता है, ठीक है, तो आप वहां पे बोल सकते हो। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में ये श है और एक शब्द में ये श और पूछा गया निम्न में से तत्सम कौन सा, तो आप आंख मीच के लगा देना कि ये तत्सम है, आपका सही हो जाएगा। ये तो सही होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग किया गया है। तो ध्यान देना, एक ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तत्सम शब्द पहचानने के लिए, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। आगे चलते हैं कि ये तो थे हमारे तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अब बात करते हैं जी ये रचना के आधार पे, ये जो रचना के आधार पे भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं, जल्दी से उतारिएगा इसको। ये लो जी, रचना के आधार पे आपके जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। अच्छा, रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कई बार लिखा हुआ देखा गया है कि मूल शब्द बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं जी, रूढ़ किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई शब्द जिसके टुकड़े ना हो उसके, टुकड़े का मतलब सार्थक टुकड़े ना हो उसके। टुकड़े तो हम कर ही सकते हैं, किसी के भी कर देते हैं, है ना, मगर सार्थक नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेब, अब सेब शब्द के टुकड़े नहीं मैं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता से प्लस ब जी, से का भी कोई मतलब और ब का भी कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं होगा जी से का और ब का, केवल सेब का मतलब है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी पिता, पिता। अब आप ये नहीं कह सकते पिता शब्द के टुकड़े कर सकते हैं जी, पी प्लस ता, जो पी था वही ता, मतलब ऐसा पी का कोई अर्थ नहीं है, ता का कोई अर्थ नहीं, मगर पिता का अर्थ है, ठीक है। तो मूल शब्द जिसके शब्दों के टुकड़े ना हो उसके, अर्थात जो अकेला शब्द है किन्हीं 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना, वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाता है। उसी को रूढ़ बोलते हैं और उसी को मूल बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में अगर जो बच्चा पढ़ता है तो उसको मैं बता दूं, जिसको आप रूट वर्ड बोलते हैं, रूट मतलब मूल, जड़, वही रूढ़ शब्द है, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक शब्द क्या है जी। यौगिक शब्द के लिखने से ही पता चल गया होगा जी, योग शब्द लिखा हुआ अर्थात जुड़कर जुड़कर जुड़कर, मतलब क्या है, जो 2 शब्दों के मेल से बना हो, 2 शब्दों से जुड़ के बना हो, यौगिक शब्द है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया जी अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, शासन का मतलब है शासन व्यवस्था, अनु का अर्थ है पीछे पीछे, शासन व्यवस्था के पीछे पीछे जो चलता है उसको अनुशासन बोलते हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया जी प्रति प्लस एक, 2 शब्दों से मिलके बन गया जी प्रति एक शब्द बन गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे जी, ये सारे के सारे होंगे यौगिक शब्द। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला शब्द बन गया पाठशाला, पाठशाला के टुकड़े कर सकते हैं पाठ और शाला, ठीक है। देवालय, देवालय शब्द भी यौगिक है क्योंकि देव प्लस आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव माने भगवान, आलय माने घर, भगवान का जो घर है। तो ये यौगिक शब्द होते हैं जो जुड़ के बने होते हैं, अर्थात जो 2 शब्दों के मेल से बने हो, जुड़ के बने हो, वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब आ गई जी बात योग रूढ़ की, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जो पूछने का ही टॉपिक ही है। मूल शब्द तो पूछने का था ही नहीं, यौगिक शब्द तो पूछने का था ही नहीं। शब्द तो ये है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, कि वो शब्द यौगिक भी है क्योंकि योग आया है, और वो शब्द रूढ़ भी है अर्थात अकेला भी है। ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया भाई, योग भी हो, रूढ़ भी हो, रूढ़ भी हो, यौगिक भी हो। जो रूढ़ होगा यौगिक कैसे होगा, यौगिक होगा तो रूढ़ कैसे होगा, मगर यहाँ पे तो यह है योग रूढ़, अर्थात वो यौगिक भी है और रूढ़ भी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई शब्द जो बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से तो क्या हो, यौगिक हो जी, यौगिक हो, अर्थात 2 शब्दों से मिलके बन गया हो रचना के आधार पे। मगर अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से क्या हो, रूढ़ हो, और अर्थात अर्थ उसका केवल एक हो। अगर उसके 2 टुकड़े कर दे तो वो उसका अर्थ नहीं रहेगा, अर्थ वही रहेगा जो उसका अलग स्पेशल से है। जैसे हमने यहां पे लिखा पाठशाला, पाठशाला, और पाठशाला यौगिक शब्द था। अगर हम इसके टुकड़े करेंगे पाठ प्लस शाला, पाठ मतलब पाठशाला मतलब जगह जहां पे पाठ किया जाए, जहां पे पढ़ा जाए, तो अलग अलग अर्थों में भी वही है पाठ और शाला, और मेन अर्थ में वही है पाठ की शाला। मगर यहां पे ये कह रहा है कि अर्थ उसका अलग ही होगा। एग्जांपल देके बताते हैं कैसे। हमने यहां पे लिख दिया जी एक दंत, क्या लिख दिया, एक प्लस दंत, 2 शब्दों से मिला के लिख दिया और शब्द बन गया एक दंत, शब्द बन गया एक दंत। अब यहाँ पे एक का अर्थ एक होता है, दांत का अर्थ दांत होता है, इसका अर्थ एक दांत वाला नहीं है, क्योंकि एक दंत का अर्थ केवल गणेश होता है, गणेश। इसका अर्थ तो एक दांत वाला होना चाहिए था, नहीं जी, केवल गणेश, केवल गणेश। अर्थात हम कह सकते हैं जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो ही हमारे योग रूढ़ होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बने तो 2 शब्दों से मिलके है, मगर उनका अर्थ कोई विशेष एक होता है, अर्थ अलग अलग नहीं होते, अर्थ की दृष्टि से अलग अलग नहीं, अर्थ की दृष्टि से एक ही है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया
10 प्लस आनन, आनन 10 मैंने 10, आनन मैंने मुख, तो इसका मतलब हो गया 10 मुख वाला। नहीं जी नहीं, 10 आनन का मतलब है जी रावण, 10 मुख वाला नहीं, 10 आनन का मतलब है रावण। 10 मुख कोई भी लगा के आ जाए उसको 10 आनन नहीं कहेंगे, केवल रावण को कहेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो देख लो जी, हमने यहाँ पे लिख दिया त्रि, यहाँ पे लिख दिया नेत्र। अब त्रिनेत्र का मतलब क्या, 3 नेत्रों वाला, कल को मैं भी एक नेत्र बना के आ जाऊं क्या, मुझे को त्रिनेत्र बोलेंगे नहीं, बल्कि मुझे भी शिव जी बोलने लग जाएंगे, क्योंकि त्रिनेत्र का मतलब होता है शिव, त्रिनेत्र का मतलब होता है भगवान शिव। तो ये है जी योग रूढ़ की व्यवस्था। योग रूढ़ क्या है, जो बनावट की दृष्टि से तो यौगिक है, मगर अर्थ की दृष्टि से क्या है, रूढ़ है। ये क्वेश्चन कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द अर्थ की दृष्टि से क्या होता है, यौगिक या रूढ़, या योग रूढ़ शब्द किस आधार पर रूढ़ होता है और किस आधार पर यौगिक होता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा योग रूढ़ है, तो आपको बहुव्रीहि समास पहचान लेने उसमें से। ये था आपका योग रूढ़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां तक कितना समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताना भाई। चलिए जी, अब बात करते हैं शब्द प्रयोग के आधार पे कितने भेदों में बंटता है। प्रयोग के आधार पे जी शब्दों के दो भेद होते हैं। एक तो क्या होता है विकारी शब्द, विकारी, और दूसरा क्या होता है जी अविकारी शब्द, अविकारी। प्रयोग के आधार पे अर्थात जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंदर, तो कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, हम बोल सकते हैं बदल जाते हैं। विकार का अर्थ है बदलाव, गड़बड़ी, बदल जाते हैं। किस आधार पे, कोई लिंग के अनुसार बदल जाता है, कोई वचन के अनुसार बदल जाता है, कोई काल के अनुसार, मतलब जो बदल जाते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे जी विकारी रहेंगे, ठीक है। और कुछ एक है अ प्लस विकारी, जिसमें बदलाव नहीं होता, जो यों के यों रहते हैं, बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे जी अविकारी है। अच्छा, हाँ कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, मैंने क्या किया, मैंने कहा था बेटा हर रोज आपके लिए क्लास जो है ना फ्री रहेगी इस बैच की, उसी में हाँ। तो हम फ्री रहेगी इस बैच की, और एक दिन के बाद मैं इसको ना पेड कोर्स में डाल दूंगा। और वो पेड कोर्स मैंने कितने का बनाया, 59 का। ज्वाइन बटन के साथ है, JOIN, ज्वाइन हिंदी, हिंदी व्याकरण बैच, व्याकरण बैच। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर 59 रुपए में क्यों बेच रहे हो, फ्री में क्यों नहीं डाल लेते इनको। भाई बेच नहीं रहा 59 रुपए में, एक बच्चे को वैल्यू बता रहा हूं कि पूरी व्याकरण 59 रुपए अगर उसने लगाए हैं तो उसके दिमाग में ये रहेगा मेरे पैसे लगे। 59 कोई बड़ी चीज नहीं है, 59 मुझे उसके दिमाग में रहेगा मेरे पैसे लगे, मुझे देखनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा यहाँ से। फ्री की चीजों पे हमारा ध्यान कम जाता है ना, फ्री कॉन्सेप्ट पे कम ध्यान जाते हैं, इसलिए 59 का लगाया। और बड़ा अच्छा कमेंट किया, बोले सर आपका क्या जाता है अगर हमारे लिए थोड़ी मेहनत कर दोगे। कुछ भी नहीं जाता, मगर एक बात बताऊं, 4:30 पे घर पे आता हूँ बेटा, आने के बाद आपका लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। 1 घंटा तो आपको अपलोड होने में लेता है, घंटे से पहले बनाना भी होता है, अपलोड भी होता है। और अगर बात कॉस्ट की जाए ना बेटा, समय भी जा रहा है, और लगभग प्रत्येक वीडियो 3 GB की बनती है बेटा, प्रत्येक वीडियो 3-3.5 GB की बनती है, और उसमें नेट भी खर्च होता है, ठीक है। तो मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि मतलब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ इस चीज के, मैं कह रहा हूँ कि वो जो कमेंट किया था ना, आपका लगता ही क्या है भाई। जो अपनी मेहनत बेच रहा है, जो अपनी शिक्षा जो उसकी है वो आपको बांट रहा है, वो 59 रुपए में बेच नहीं रहा इसको, वो बस आपको ये फील करा रहा है कि 59 आपके लगे हैं, तो शायद आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे। वैसे आपके कहने पे एक कमेंट आया था सर वो 2 वीडियो दोबारा से डाल दो, मैंने देखी नहीं है, तो मैंने दोबारा से पूरी पूरी वीडियो पब्लिकली कर दी थी, भाई देख लो, उसके बाद फिर डाल दूंगा पेड कोर्स में। मेरा यहाँ पे ये औचित्य नहीं है कि आपसे 59 रुपए लेना, मेरा औचित्य है कि थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे भाई 59 में जाएगा तो देख ले, पहले सीख ले कुछ, भाई सीख लो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर लेना भी पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है। यही था ना, चलो अरे कुछ भी बोलते हैं बच्चे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी क्या है जो बदल जाते हैं, अविकारी क्या जो बदलते नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कैसे है कि बदलते हैं नहीं बदलते, हमने तो कभी ऐसा सुना है, ठीक है जी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच्चा, बच्चा शब्द लिख दिया, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब बच्चा शब्द जो लिखा है पढ़ रहा है, अगर ये बहुवचन होता तो क्या बन जाता, बच्चे बन जाता जी, बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर ये बहुवचन ना होकर स्त्रीलिंग होता तो क्या बन जाता जी, बच्ची बन जाता, बच्ची पढ़ रही है, ठीक है। अर्थात बच्चा जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है जी।
तो संज्ञा शब्द तो हमेशा बदलते ही है, लिंग के अनुसार ही बदल जाता है, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, वचन के अनुसार बदल जाते हैं, है ना, लड़का लड़के। तो संज्ञा शब्द क्या है जी, संज्ञा शब्द तो विकारी है। तो देख लो कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं। एक तो संज्ञा शब्द जो है वो विकारी होता है। अच्छा, सर्वनाम कौन होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आए। तो साफ सी बात है, सर्वनाम शब्द क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आए, जो उसकी जगह पे आएगा वो भी तो वैसा ही होगा। हमारे गांव में एक बात कही जाती है कि जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही होता है, तो जो संज्ञा के स्थान पर आएगा वो भी वैसा ही होगा। वैसे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, वह मेरा भाई है। अगर मैं इसको बहुवचन में डाल लूं कि ज्यादा हो तो वो क्या कहेगा, वे मेरे भाई है। ये देखो वह का वे बन गया, हाँ या ना। तो सर्वनाम भी क्या है जी, सर्वनाम भी विकारी है जी। सर्वनाम भी क्या है जी, विकारी शब्द है। अब क्रिया की बात कर लेते हैं। जाता है, लड़का है तो लिखेंगे जाता है, लड़की है तो लिखेंगे जाती है ना। और बहुवचन है तो जाते हैं, अर्थात क्रिया शब्द भी क्या है जी, विकारी है। क्रिया शब्द भी क्या है जी, विकारी है। विशेषण की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा काला लड़का, ठीक है, मेरे समान तो नहीं था, मेरे से थोड़ा सतरा था, काला लड़का। अब अगर ये लड़की होती तो क्या होता भाई, काली हो जाता, अर्थात काला जो विशेषण था वो काली बन जाता लड़की के लिए। तो विशेषण भी क्या है भाई, विशेषण भी हमारा क्या है, विकारी है विशेषण। तो ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये जो चारों होते हैं वो क्या होते हैं, विकारी होते हैं। 1 2 3 4, वैसे याद करो ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण चारों विकारी होते हैं, बाकी सारे अविकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये 4 होते हैं विकारी, बाकी सारे अविकारी। अब आप कहोगे बाकी क्या बच गया, क्रिया विशेषण बच गया भाई। ये लो मैंने यहां पे लिख दिया, राम धीरे धीरे चलता है। देखो भाई हमने लिखा राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है, धीरे धीरे लिखा। अगर यहां पे सीता होती तो सीता धीरे धीरे चलती है। ये धीरे धीरे तो यूं का यूं है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण है। अब आप ये मत पूछना जी कैसे पता चला क्रिया विशेषण, वो टॉपिक आएगा आपका, समझाएंगे संज्ञा कैसे पता चले, संज्ञा कैसे पता चले, क्रिया विशेषण कैसे पता चले। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ये सीता के लिए भी धीरे धीरे रहा, राम के लिए भी धीरे धीरे रहा। अगर मैं बहुवचन यूज करूं कि बच्चे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे अब भी होगा, यूं रहना है, ठीक है। तो इनको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं भाई, अविकारी होते हैं। बस ये 4 होते हैं विकारी, इनको लिख लो। ओके, तो बताइए कैसे लगी क्लास। ये लो जी, अब बात करते हैं जी अर्थ के आधार पे शब्दों में कितने भेद है। यहाँ पे बच्चे गच्चा खा जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अर्थ के आधार पे 2 भेद बना देते हैं। बोलिए जी एक तो सार्थक और एक निरर्थक। शब्द को बताने से पहले ही बता दिया था, निरर्थक तो शब्द ही नहीं होता, उसका अर्थ होना जरूरी है। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। 2 भेद अर्थ के आधार पे होते हैं जी, 4 भेद। नंबर 1 विलोमार्थी, नंबर 2 एकार्थी, नंबर 3 अनेकार्थी, नंबर 4 पर्यायार्थी, ठीक है, पर्यायवाची जिसको आप बोलते हो। 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे। विलोम किसे बोलते हैं, जिसका अर्थ उल्टा हो, जैसे सुख का उल्टा अर्थ वाला होगा दुख। अच्छा कुछ एक बच्चे बोलते थे विलोम का मतलब उल्टे अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले नहीं, उल्टे अर्थ वाले नहीं, जिसका अर्थ उल्टा हो उल्टे अर्थ वाले बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा सुख लिख दिया, सुख का विलोम अर्थ क्या होगा, दुख होगा, ठीक है। जवानी का बुढ़ापा होगा, बच्चे का जो भी है, मतलब विलोम जो होंगे। एक अर्थी क्या जिसका एक अर्थ हो, और अनेक अर्थी क्या जिसके अनेक अर्थ हो। जैसे 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 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे अब एक अर्थ की बात करें, मैंने यहां पे लिख दिया सेब। सेब के कई अर्थ हैं क्या, सेब के और भी कोई अर्थ है क्या, सेब का कोई और अर्थ होता है भाई, सेब का कोई और भी अर्थ होता हो, नहीं कोई अर्थ नहीं होता जी। सेब का एक ही अर्थ होता है, खाने वाली चीज, तो एक अर्थी शब्द है। मैंने यहां पे लिख दिया केला, केले का कोई और भी अर्थ होता है क्या जी, नहीं जी एक ही अर्थ होता है, एक फ्रूट का नाम है केला। मैंने यहां पे लिख दिया अंगूठी, अंगूठिया कोई और भी अर्थ होता है क्या जी, आप बोलोगे नहीं सर एक ही तो अर्थ होता है, अंगूठी मतलब उंगली में पहनने वाली अंगूठी। मगर कुछ एक शब्द हमारे पास अनेक अर्थ भी होते हैं क्या, है ना, अनेक अर्थ भी होते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कनक। अब कनक का अर्थ एक तो गेहूं होता है, कनक का अर्थ एक सोना होता है, और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। आपने पढ़ा था कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, सो खाए बोराए नर सो पाए बोराए। तो कनक के तो कई अर्थ हैं। मैंने यहाँ पे कर लिख दिया, कर मैंने सूंड भी होता है, कर मैंने हाथ भी होता है, और कर टैक्स को भी बोलते हैं, चूल्हा कर, फला कर, धिकड़ कर, है ना, धिमकाना कर, कर मतलब टैक्स। तो करके भी कई अर्थ है। तो ये अनेकार्थी हो गया। पर्यायवाची आपको पता ही है, अक्षी, आंख, नेत्र, नयन, लोचन,
ठीक है, ये सारे के सारे आंख के पर्यायवाची, तो पर्यायवाची अर्थ के आधार पे 4 भेद के। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कम से कम ना शेयर जरूर किया करो भाई, उन बच्चों के पास जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, उन बच्चों के पास जिनको लगता है जी हिंदी हमने पढ़ ली है, उन बच्चों के पास जिनको लगता है जी हिंदी के तो नियम याद करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, अरे स्टेटस ही लगा लिया करो कम से कम, है ना, इतनी मेहनत जो की जा रही है। ओके भाई, बताना क्लास कैसे लगी, कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर कर दिया करो भाई। वीडियो देखी इतनी जाती है, लाइक होता ही नहीं, मुझे लगता है कि अच्छी नहीं लगी है वीडियो सभी को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।